हेलो स्टूडेंट्स, हम ह्यूमन डिजीज चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसका आज अंतिम क्लास है। आज अपन इस चैप्टर का दी एंड करेंगे। थोड़ी बहुत जो बीमारियां अपनी रह गई थी लास्ट में उनको भी अपन देख लेते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले आती है कैंसर, हमने जो पढ़ा था। फिर हमने हीमोफीलिया, थैलेसीमिया ऐसे डिजीज पढ़ी थी। और अब जो डिजीज अपन लेने वाले हैं उसमें नेक्स्ट नंबर चल रहा है अपना वात स्फीति, जिसे एम्फाइसेमा कहते हैं। ऐसी ही एक और डिजीज में यहां पर लिख देता हूं जिसका नाम है दमा अस्थमा। दोनों को कंपेयर करके अपन पढ़ेंगे, दोनों में कितनी सिमिलरिटीज है, कितना डिफरेंस है, ये अपन एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखो वात स्फीति एम्फाइसेमा क्या होता है। यह एक पहला पॉइंट अपन लिख रहे हैं इसके लिए, यह एक फेफड़े से संबंधित असंक्रामक बीमारी है। इसका मतलब नॉन कम्युनिकेबल है और लंग्स से रिलेटेड डिजीज है। ये पॉइंट यहां पे भी आने वाला है दमा या अस्थमा के लिए। यह एक इसको अपन यहां लिखेंगे वरना स्टूडेंट सोचे भाई एक फेफड़े को ही संक्रमित करती ही है। यह फेफड़े से संबंधित एक असंक्रामक बीमारी है। देखो दमा या अस्थमा क्या होता है, इसका रीजन कवक भी होता है, फंगस भी होती है, लेकिन इसका जो प्रमुख कारण होता है वो फंगस नहीं होती। ये असंक्रामक रोग है, इसका विशेष ध्यान रखना, असंक्रामक रोग है। अब एक चीज तो सिमिलर हो गई दोनों में, लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि इस रोग में ग्रसित मनुष्य के फेफड़ों में वायु अधिक मात्रा में एकत्रित होने लग जाती है। यानी फेफड़ा अगर भर जाएगा तो उसकी कंडीशन क्या होगी कि अपेक्षाकृत पहले की तुलना में वो फूलने लग जाएगा। इस रोग को क्या कहते हैं देख लो। वात यानी होता है हवा, वायु, और स्फीति का मतलब होता है टर्जिजिटी यानी फैलना, स्फीत हो जाना, फूल जाना। तो ये वायु अधिक मात्रा में एकत्रित होने के कारण फेफड़े क्या होने लग जाएंगे? फूलने लग जाएंगे। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट स्टेप आती है दमा या अस्थमा। इसी से सिमिलरिटीज भी देख रहे हैं अपन और डिफरेंस भी देख रहे हैं अपन। इस डिजीज में क्या होता है, इस रोग का प्रमुख कारण देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दमा या अस्थमा डिजीज का जो मेन फैक्टर होता है, मेन रीजन होता है, वो अगर पूछा जाए तो अपने को यही लिखना है, पराग कण, जिन्हें अपन पोलन ग्रेन कहते हैं, होते हैं। ये पौधों से प्राप्त होते हैं, जो परागकोश उनके एंथर में भरे रहते हैं, पराग कण। इसके बाद देखो, इस रोग से ग्रसित मनुष्य में श्वसन क्रिया द्वारा
वायु के साथ पेड़ पौधों के परागकण फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं। अब प्रवेश कर जाएंगे, बॉडी के अंदर पहुंच जाएंगे, लंग्स के अंदर पहुंच जाएंगे, तो इंपैक्ट क्या डालेंगे? ये इंपैक्ट एक ही होगा, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है उसमें दिक्कत आने लग जाएगी। इस रोग से ग्रसित होने पर मनुष्य को श्वास लेने में कठिनाई उत्पन्न होने लगती है। ये दो डिजीज तो नोट कीजिए आप। इसके बाद अपन एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, एलर्जी। और एलर्जी जो होती है उसका कारण कुछ भी हो सकता है। एलर्जी का कारण नेक्स्ट डिजीज लेते हैं अपन, एलर्जी। यह भी एक असंक्रामक रोग है। यह रोग विभिन्न कारणों, अब एलर्जी का कारण कुछ भी हो सकता है। किसी को फूलों की खुशबू से एलर्जी है, किसी को बदबू से एलर्जी है, किसी को अनाज से एलर्जी है, किसी को दूध से एलर्जी है, किसी को किसी की शक्ल से एलर्जी है। तो यह रोग विभिन्न कारणों जैसे अनाज, दूध, दालें, फूलों की खुशबू, मृदा, मिट्टी, कईयों को मिट्टी से एलर्जी होती है, कईयों को धुएं से एलर्जी होती है, रंग, यहां तक कि कईयों को कलर्स से भी एलर्जी होती है। पर्टिकुलर कोई कलर्स देखने के बाद उनकी बॉडी में विचित्र तरह की एक्टिविटीज होने लग जाती है। धुएं, रंग व बदबू आदि से यह रोग विभिन्न कारणों से उत्पन्न हो जाता है। यह एलर्जी का अपन ने कारण लिखा, और जितना इससे बचो वही इसका सबसे बेहतर इलाज होता है। इसके बाद अपन चलते हैं, ये दो डिजीज तो अपन ने फेफड़े से रिलेटेड पढ़ी। एक डिजीज हमने एलर्जी डिजीज पढ़ी जो असंक्रामक डिजीज है, और इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं जो अपन ने नोट किए हैं। इसके बाद अपन चलते हैं अगले डिजीज की तरफ जिसका नाम है अब अपन लेते हैं आई डिजीज। आई डिजीज से रिलेटेड सबसे पहले अपन ले लेते हैं जैसे मोतियाबिंद है अपने पास, कैटरेक्ट। इसके बाद सबल का एक ग्लूकोमा। उसके बाद अपन ले लेंगे भेंगापन। इसके बाद अपन लेते हैं मोतियाबिंद, काफी जानी पहचानी बीमारी है, तो सबसे पहले इसी को लेते हैं। इसको कहते हैं कैटरेक्ट इंग्लिश में। इस बीमारी के लिए सबसे पहले अपन जो पॉइंट लिखने वाले हैं, यह नेत्र से संबंधित एक असंक्रामक बीमारी है।
सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि इस रोग में होता क्या है। पहले रीजन लिख लेते हैं, यह रोग कुपोषण के कारण होता है। संतुलित भोजन अगर कोई मनुष्य नहीं लेता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है, तो किस रोग से ग्रसित हो जाएगा? मोतियाबिंद। इसके बाद अपन देखते हैं कि मोतियाबिंद जो होता है आंखों से रिलेटेड डिजीज है अपनी, और आंखों से रिलेटेड है तो मोतियाबिंद का सिम्टम्स क्या होता है, कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो अपन देख लेते हैं। अपन अच्छे से जानते हैं कि हमारे नेत्र में एक उत्तल लेंस पाया जाता है, ऐसे ये 3 परतें हैं, और जो सबसे अंदर की परत है उसका नाम क्या है? रेटिना। इसी को अपन किस नाम से जानते हैं? दृष्टि पटल। अब हमारे जो नेत्र में लेंस लगा हुआ है ये किस साइज का दिखाई दे रहा है, मतलब किसके समान दिखाई दे रहा है? उत्तल, उत्तल लेंस के समान, कॉन्वेक्स लेंस। देन अगर किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद डिजीज हो जाती है तो ये डिजीज किस में होती है? केवल उत्तल लेंस में। क्या होता है? उत्तल लेंस किनारों से होता है पतला और बीच में से होता है मोटा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद डिजीज हो जाती है तो उसका लेंस चपटी आकृति का हो जाता है, यानी जो फुलाव था उसका वो सिमट कर कैसा हो जाएगा? चपटा। अब चपटा होने के कारण जो दृष्टि बननी चाहिए फोकस पर वो ठीक से नहीं बन पाती है, अच्छे से दिखाई नहीं देता है। तो फिर क्या किया जाए? लेंस चेंज किया जाता है। लेंस सुधरेगा तो नहीं, इसको चेंज किया जाता है, और जो लेंस नया लगाया जाता है बिल्कुल उत्तल लेंस ही होता है वो, और नए लगाए गए इस लेंस को क्या नाम दिया जाता है? इंट्राओक्यूलर लेंस। इंट्राओक्यूलर लेंस, इसको मैं लिखा देता हूं नेक्स्ट लाइन में। इससे संबंधित 2 पॉइंट तो अपन लिख चुके हैं, 1-2 पॉइंट और बाकी हैं वो भी अपन लिख लेते हैं। यह रोग नेत्र से संबंधित एक असंक्रामक रोग है, और इसमें हमने एक और पॉइंट लिखा है कि इस रोग का जो प्रमुख कारण होता है वो कौन होता है? कुपोषण। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं अपन मोतियाबिंद के लिए कि इस रोग से ग्रसित मनुष्य के नेत्र में उपस्थित उत्तल लेंस चपटा, एक तो चपटा हो जाएगा और एक रंग भी चेंज हो जाएगा इसका, भूरे रंग का चपटा वो भूरे रंग का हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को देखने में कठिनाई उत्पन्न होने लगती है। ये तो हुआ इसका कारण कि लेंस चपटा हो गया, भूरे रंग का हो गया, जिसके कारण व्यक्ति को देखने में क्या उत्पन्न हो रही है? कठिनाई उत्पन्न हो रही है। तो फाइनली इलाज करवा लेते हैं। इलाज क्या होगा? डॉक्टर के पास जाओ, ऑपरेट करवाओ, नया लेंस लगवाओ जिसका नाम क्या है? इंट्राओक्यूलर लेंस। तो नेक्स्ट स्टेप अपन लिखते हैं, इस रोग से बचाव हेतु मानव नेत्र में नया उत्तल लेंस लगा दिया जाता है, जिसे इंट्रा ओक्यूलर लेंस, ये कई बार कंपटीशन में पूछा हुआ है, कहते हैं।
इसी के साथ आपका जो ये मोतियाबिंद डिजीज थी ये भी कंप्लीट हुई। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट डिजीज की तरफ, वो भी नेत्र से रिलेटेड ही है, आई डिजीज है, जिसका नाम है सबलकाय ग्लूकोमा। होता क्या है देखते हैं अपन आगे। ये मिटा देता हूं मैं। अगले डिजीज लिखिए सबलकाय ऑब्लिक ग्लूकोमा। अच्छा, इस डिजीज में क्या होता है? इस डिजीज में यह होता है कि हम जब हमारी ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ये एक उत्तल लेंस है और यहां से अपन पढ़ते हैं ये एक कॉर्निया होता है। नेत्रदान जो किया जाता है उसमें पूरी आंख का दान नहीं होता, उसमें सिर्फ किसका दान होता है? कॉर्निया का, जो ये दिखाई दे रही है आपको, केवल इसको डोनेट किया जाता है। कॉर्निया का डोनेशन होता है, केवल पूरी आई का डोनेशन नहीं होता। तो यहां मैं लिख देता हूं लेंस, ये उत्तल लेंस है, ये कॉर्निया है। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं ताकि अपने को अच्छे से दिख जाए। ये लो, अब ये जो कॉर्निया है यहां से और यहां तक एक द्रव्य भरा रहता है जिसको अपन कहते हैं जलीय द्रव्य। किस नाम से जानते हैं? जलीय द्रव। और ये जो परत थी इसके बाद दो परतें और आएगी। अंदर ही अंदर की परत का नाम मैंने आपको बताया था दृष्टिपटल, जिसे अपन रेटिना भी कहते हैं। अब यहां से और यहां तक जो द्रव्य भरा रहता है उसको अपन कहते हैं काचाभ द्रव्य। ये तो हो गया जलीय द्रव और ये हो गया काचाभ द्रव। अब सबलकाय या ग्लूकोमा डिजीज में क्या होता है कि ये जो दोनों प्रकार के द्रव हैं ये अपनी मात्रा खुद नहीं बढ़ाते हैं, डिजीज के कारण इनकी मात्रा बढ़ने लग जाती है। अब इनकी मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा? लेंस पे दबाव पड़ेगा, जो रेटिना है इस पे दबाव पड़ेगा। जलीय द्रव की मात्रा अधिक होती है तो लेंस पे दबाव पड़ेगा। लेंस किस पे दाब डालेगा? काचाभ द्रव पर। काचाभ द्रव भी अपने आप में बढ़ रहा है तो ये भी दबाव डालेगा फाइनली किस पे? दृष्टिपटल या रेटिना पर। तो दृष्टिपटल या रेटिना पे अगर दबाव पड़ता जाता है तो दृष्टि पहले की तुलना में क्या होती चली जाएगी? जो विजन होगा उसकी आई का वो क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। तो इस डिजीज के बारे में अपन कुछ पॉइंट से वो लिख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट अपन लिखते हैं यहां पर, यह नेत्र से संबंधित एक असंक्रामक रोग है, यानी जिसको वह उसी तक सीमित रहेगा, किसी अन्य व्यक्ति में किसी भी माध्यम से नहीं फैलेगा। सेकंड पॉइंट लिखिए इसके लिए, इस रोग से ग्रसित मनुष्य के नेत्र में उपस्थित जलीय द्रव व काचाभ द्रव की मात्रा बढ़ने लग जाती है, जिसके कारण रेटिना ओब्लिक दृष्टिपटल, दृष्टिपटल का मतलब होता है इस पे दृष्टि बनती है, इस सबसे अंदर की जो लेयर्स है इस पे दृष्टि बनती है अपनी, जिसके कारण दृष्टिपटल पर एक दबाव उत्पन्न होने लगता है। दाब यानी प्रेशर उत्पन्न होने लगता है,
जिसके परिणाम स्वरूप रोगी व्यक्ति को कम दिखाई देने लग जाता है। कम दिखने से मतलब यह है कि उसकी जो दृष्टि होती है वो पहले की तुलना में क्या हो जाती है, मिसमैच होने लग जाती है, दृष्टि सही तरीके से बन नहीं पाती उसके नेत्र में। और इसी के साथ अपना सबल का या ग्लूकोमा नाम की जो आई डिजीज थी वो भी कंप्लीट हुई। इसके बाद अपन चलते हैं अगली डिजीज की तरफ जिसका नाम है भेंगापन, तिर्यक दृष्टि, या फिर इसी को कहते हैं स्ट्रेबियस। अगली डिजीज है अपने पास, ये भी आई से रिलेटेड डिजीज है, आई डिजीज है, इसे कहते हैं तिर्यक दृष्टि। इसी को कहते हैं भेंगापन और इसी को कहते हैं स्ट्रेबियस। देखो इसमें क्या होता है, कई व्यक्तियों को आपने देखा होगा जो झांकेंगे तो इधर लेकिन बात करेंगे अपने से, तो अपने को ऐसा लगता है ये तिरछा कहां देख रहा है, तिर्यक दृष्टि, इसी को कहते हैं तिर्यक दृष्टि। देख तो इधर रहा है, देख तो इधर ही रहे वो, लेकिन लगता है इधर की तरफ है, ऐसे खड़ा रहेगा, लेकिन उसकी जो दृष्टि है वो इधर ही बन रही है। तो इस तरह का जो ट्राइंगल बनता है इसी को कहते हैं तिर्यक दृष्टि, इसी को कहते हैं भेंगापन और साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं स्ट्रेबियस। क्यों होता है ऐसा, देख लो, हमारा जो नेत्र है ये पूरा नेत्र, इसको 1 2 3 4 5 6 मांसपेशियां संतुलित बनाए रखती हैं, बैलेंस बनाए रखेगी इसका। अब अगर किसी भी रीजन से कोई विकृति हो जाती है जन्म से ही या भ्रूणावस्था में ही, तो इसमें क्या होता है, अगर कोई मांसपेशी अगर किसी भी कारण से छोटी रह जाती है या फिर किसी भी कारण से बड़ी हो जाती है, तो जो इसका बैलेंस था, जैसे अपन तंबू वगैरह बांधते हैं तो टेंट वगैरह लगाते हैं तो उस टेंट को चारों तरफ से बैलेंस करके रस्सियों से बांधते हैं, वैसे ही यहां पर तंबू तो कौन हो गई आइज और रस्सी कौन हो गई ये मांसपेशियां। अब ये छोटी रह गई तो कन्फर्म है कि जुड़ेगी तो इसी से, तो ये जितनी लंबाई में होनी चाहिए अब इससे छोटी रह गई ये, अब ये वाला भाग इससे जुड़ेगा तो ये आइस को अपनी तरफ खींचेगा और जिस तरफ ये खिंच जाएगी नेत्रगोला उस साइड ही अपने को क्या दिखाई देगा। तो ये रीजन है, या तो छोटी हो जाना या फिर बड़ी हो जाना। एक तरफ से बड़ी हो गई मान लेते हैं, एक तरफ से छोटी हो गई, तो नेत्र उस ओर ही क्या होगा, झुक जाएगा, और इसी वजह से अपने को दृष्टि कैसी नजर आती है, तिर्यक दृष्टि या फिर भेंगापन। इसमें भी लिखते हैं पहला पॉइंट, यह रोग यह नेत्र से संबंधित एक असंक्रामक रोग है। इसके बाद चलते पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मानव नेत्र को छह मांसपेशियां संतुलित बनाए रखने का कार्य करती है। यदि इन मांसपेशियों में से कोई एक मांसपेशी भी
बड़ी या छोटी हो जाए, नीचे लिख देता हूं मैं, बड़ी या छोटी हो जाए तो नेत्र उस ओर ही झुक जाता है या मुड़ जाता है। इस रोग को ही तिर्यक दृष्टि, ओब्लिक भेंगापन, ओब्लिक स्ट्रेबियस कहा जाता है। यह आपका भेंगापन नाम का टॉपिक भी कंप्लीट। वैसे तो ऊपर ऊपर बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे स्ट्रेबियस नाम दे देगा, भेंगापन नाम देगा तो अपन जानते हैं अच्छे से भाई ये किसी भी प्रकार से कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, फैलेगी नहीं। लेकिन वो डिजीज के नाम कैसे देगा? स्ट्रेबियस, ग्लूकोमा, निम्न में से असंक्रामक बीमारी है। पहला ऑप्शन देगा ग्लूकोमा, दूसरा ऑप्शन देगा स्ट्रेबियस, तीसरा ऑप्शन दे देगा कैटरेक्ट, चौथा ऑप्शन दे देगा उपरोक्त सभी। अब अपने को अगर मोतियाबिंद नाम दे दे, भेंगापन नाम दे दे, या फिर सबल का भी एक अच्छा नाम है जिससे अपन कंफ्यूज हो सकते हैं, इस तरह के नाम दे दे तो अपन कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये संक्रामक बीमारी या असंक्रामक। लेकिन अगर भेंगापन नाम दे दे तो कंफर्म में अपन अच्छे से समझ जाएंगे कि किसी भी प्रकार से संक्रामक बीमारी नहीं है। तो ये साइंटिफिक नेम जो है विशेष तौर पे याद रखें। इसके बाद अपन चलते हैं अगले डिजीज की तरफ। 3 और 3 6 और 160 डिजीज अभी तक अपन लिख चुके हैं आज की क्लास में। इसके बाद चलते अपन नेक्स्ट डिजीज की तरफ जिसका नाम है, छोटी छोटी डिजीज है ये, एक एक 2 लाइन की, इनको भी नोट कर लेते हैं, कई बार पूछी जाती है। वैसे प्रदूषण चैप्टर में भी आ जाती है लेकिन यहाँ पे भी लिख लेते हैं अपन। जितनी बार पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इसके बाद 2-3 डिजीज जो आपने काफी बार सुनी होगी, परीक्षाओं में भी देखी होगी, उनमें से एक नाम आता है मीनामाटा। अगले डिजीज लिखेंगे अपन मीनामाटा। यह एक असंक्रामक रोग है। यह रोग पारायुक्त जल, पारा जिसे अपन Hg कहते हैं, मरकरी कहते हैं, इसे क्विक सिल्वर कहते हैं, क्विक सिल्वर, और जो इसका नाम है Hg हाइड्रेजियम युक्त जल के पीने से उत्पन्न होता है। देखो कई बार क्या होता है, ये जो स्वचालित नौकाएं होती है, ऑटोमेटिक जो बोट्स होती है, पानियों में चलती है, इसमें जब अपन बोटिंग करते हैं तो जो इसका वो वेस्ट मटेरियल निकलता है, तो उस वेस्ट मटेरियल के साथ पारा और कैडमियम ऐसे तत्व भी बाहर निकलते हैं। इसके अलावा जैसे डॉक्टर्स वगैरह हैं, ये अपने जो हॉस्पिटल के वेस्ट मटेरियल होते हैं जैसे थर्मोमीटर आदि, तो थर्मोमीटर में क्या भरा रहता है? पारा। अब ये वेस्ट जो थर्मोमीटर्स होते हैं, टूटे फूटे या फिर पुराना थर्मोमीटर, उसको किस में डाल देते हैं? पानी में। वेस्ट मटेरियल सारा जैसे समुद्र में, नदी में, झील में, इनमें डाल दिया जाता है। अब वहां पर अगर कोई इस पारायुक्त जल को पी लेता है तो पारा उसकी बॉडी में चला गया, पारा उसकी बॉडी में चला गया तो कौन सी डिजीज पैदा करेगा? मीनामाटा। पारा एक खतरनाक तत्व है। अब इस रोग में क्या होगा, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है हमारा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, या फिर आप कंप्लीट नर्वस सिस्टम को ले लो, ये उसको फेल करने का कार्य करता है। और हमारी बॉडी में अगर तंत्रिका तंत्र खत्म हो जाए तो पूरी बॉडी क्या हो जाएगी? पैरालाइज। तो इसको अपन लास्ट पॉइंट के तौर पे नोट कर लेते हैं। इस रोग से ग्रसित या फिर यह रोग तंत्रिका तंत्र, जिसे अपन नर्वस सिस्टम कहते हैं,
को कमजोर करने का कार्य करता है। यहां तक आप नोट करें, ये मिनामाटा डिजीज है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट डिजीज की तरफ, जिसका नाम है इटाई इटाई। अब इस डिजीज में क्या होता है, ये भी एक असंक्रामक रोग है। और सेकंड पॉइंट में अपन ने जहां पारा लिखा है वहां पे केवल क्या लिखना है अपने को, कैडमियम। और तीसरा पॉइंट सेम है, यह रोग भी तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, इंपैक्ट डालता है उस पर, नेगेटिव इंपैक्ट। तो अपन इस डिजीज को यहीं पे लिख लेते हैं, जो चेंजेस होंगे वो अपन कर देंगे। यहां लिखते हैं अपन इटाई इटाई। पहली लाइन सेम रहेगी, यह एक असंक्रामक रोग है। सेकंड जो सेकंड लाइन है उसमें अपन केवल क्या करेंगे, तत्व का नाम चेंज करेंगे। यहां लिखते हैं अपन कैडमियम, और ब्रैकेट में लिखेंगे सीडी युक्त जल पीने से उत्पन्न होता है। और यह रोग भी तंत्रिका तंत्र को कमजोर करने का कार्य करता है। इसे भी आप नोट करें। इसके बाद अपनी जो नेक्स्ट डिजीज आने वाली है वो काफी फेमस डिजीज है, जो अपन पहले भी लिख चुके हैं, यहां पर भी लिख लेते हैं एक, जिसका नाम है कैंसर। इसे मैं मिटा देता हूं। इसके बाद चलते अपन अगली डिजीज की तरफ, जिसका नाम है कैंसर। और हमने कैंसर होने के कई रीजंस लिखे थे। एक रीजन एक बार फिर लिखा देता हूं मैं यहां पर, यह एक असंक्रामक रोग है। सबसे पहली लाइन तो यही होगी। और यह रोग सीसा अथवा लेड, प्लम्बम जिसे कहते हैं, युक्त पेट्रोल डीजल के दहन से उत्पन्न धुएं को श्वसन क्रिया द्वारा ग्रहण करने से होता है। अब देखो, कई बार आपने देखा होगा, वर्तमान में तो कम दिखाई देते हैं, लेकिन जो पुराने पेट्रोल पंप्स हैं, अगर आप कभी वहां जाओ तो उसमें देखना, पेट्रोल पंप का जो ये पूरा का पूरा बॉक्स होता है, इसमें ग्रीन कलर में यहां पर एक लाइन लिखी रहती है जिसमें लिखा रहता है सीसा रहित तेल। इसको बड़ा बना देता हूं मैं थोड़ा। ये पेट्रोल पंप का जो बॉक्स है, इसमें ग्रीन कलर की एक पट्टी लगी होती है ऊपर की तरफ, जिसमें लिखा रहता है सीसा रहित तेल। अब ये लिखने के पीछे रीजन क्या होता है कि जो ये पेट्रोल डीजल हम बेच रहे हैं, इसमें सीसा यानी लेड तत्व यानी प्लम्बम तत्व नहीं है, रहित है। अब अगर ये तत्व होता तो क्या होता, ये तत्व होता तो तेल के दहन से जो धुआं उत्पन्न होता है उसके माध्यम से ये शीशा तत्व जो है बॉडी में प्रवेश कर जाता और कौन से डिजीज पैदा करता, कैंसर। और पेट्रोल डीजल वाले वर्तमान में जो लिखते हैं सीसा रहित तेल, इसका मतलब यह है कि आप हमारे यहां से जो पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं इसमें सीसा नामक तत्व नहीं है। और जो इसका धुआं निकलेगा, वैसे तो जो अपना साइलेंसर होता है उससे काफी प्रदूषण को रोका जा रहा है, लेकिन जितना सा भी निकलेगा उसमें ये तत्व नहीं होगा, और नहीं होगा तो कैंसर जैसी बीमारी उत्पन्न होने की संभावनाएं नहीं रहेगी। तो एक लाइन और लिख लेते हैं अपन, यह तत्व मानव शरीर में कैंसर जैसी बीमारी
उत्पन्न करता है। इसी के साथ आपका ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट। एक डिजीज और लिख लेते अपन यहां पर, विल्सन, जो मैं पहले भी लिखा चुका फूड एंड न्यूट्रिशन डिजीज में, लेकिन एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं अपन। जब तत्वों की अधिकता चली रही है कि मानव शरीर में हाइड्रोजियम जो Hg उसकी अधिकता हो जाए, या फिर पारा तत्व कैडमियम तत्व चला जाए, या फिर प्लम्बम तत्व चला जाए बॉडी में, तो होने वाली डिजीज हमने पढ़ी, जैसे कि पारे के द्वारा मीनामाटा, कैडमियम के द्वारा इटाई, पीबी के द्वारा हमने पढ़ा जस्ट अभी कैंसर। एक और डिजीज लेते हैं अपन जो कॉपर की अधिकता से होता है, पहले भी लिखाया था मैंने कि मानव शरीर में कॉपर नामक तत्व की अधिकता हो जाने से विल्सन नामक डिजीज हो जाती है। इसको भी अपन नोट कर लेते हैं। लिखिए, मानव शरीर में पहले पॉइंट वही लिखते हैं, यह एक असंक्रामक रोग है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, यह रोग मानव शरीर में तांबा अथवा कुप्रम Cu की अधिकता हो जाने से उत्पन्न होता है। यह रोग भी मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र को कमजोर बनाने का कार्य करता है। देखो, हमारे जो पूर्वज थे वो ये बताते थे कि पानी को तांबे के पात्र में रखकर पीना चाहिए, लेकिन उसकी भी एक अपने आप में एक समय सीमा होती है। ऐसा नहीं है कि अपन लंबे समय तक किसी वाटर को तांबे में बनाए रखें, या फिर दोनों आपस में रिएक्शन कर जाए और बॉडी के अंदर तांबा चला जाए। अगर तांबा मानव शरीर में प्रवेश कर जाता है लिमिट में, ये अच्छा है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में ये प्रवेश करता जाता है तो कौन सी डिजीज पैदा करेगा? विल्सन। और हमारे पूर्वज ये कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जित। अगर इस अच्छे तत्व की भी मानव शरीर में अति हो जाए तो ये क्या बन जाएगा? बुरा। और क्या करने लग जाएगा? तंत्रिका तंत्र को कमजोर बनाए रखने का या बनाने का कार्य करेगा, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? विल्सन। तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए ह्यूमन डिजीज नाम का चैप्टर कंप्लीट हुआ। और फूड एंड न्यूट्रिशन इससे पहले अपना एक चैप्टर कंप्लीट हुआ था, इसके बाद अपन ने आज ह्यूमन डिजीज नाम का चैप्टर कंप्लीट किया। तो 2 चैप्टर करीब करीब अपने अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं, और इतनी उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जितना भी मैंने लिखा है इसको स्टेप बाय स्टेप याद करते रहे, बार बार पढ़ते रहे, बार बार पढ़ते रहे, बार बार पढ़ते रहे। काफ़ी सिंपल लगने लग जाएगी ये चीज़ें। और नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे अपनी अगली क्लास में।